कुछ टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था दीपिका के बारे में कि कैसे उसे टारगेट किया जा रहा था, स्पेशली जब उन्होंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को अनाउंस किया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स किए थे और ये बोला था कि दीपिका जो पीआर करवाती है ना, उसको भी अच्छे से एक्सपोज करो। हियर आई एम। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी को कवर करूंगी जिसके बारे में आगे आकर सेलिब्रिटीज ने भी दीपिका को एक्सपोज किया था। एंड इवन एक और पीआर एजेंसी के ऑनर ने भी दीपिका को ऐसी जगह खड़ा कर दिया था जहां पे वो ना घर की रही थी ना घाट की, इन अ सिंपल वे कि वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी इन सब चीज़ों की वजह से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्टेड, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हैव दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत ऑफिशियली हुई थी दिसंबर 2012 में, जब अनुष्का शर्मा बिकम द वेरी फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने डायरेक्टली और खुलेआम दीपिका के अग्रेसिव पीआर टैक्टिक्स को टोटली कॉल आउट किया था। हुआ ये था कि उस दौरान मीडिया में अचानक से ऐसे आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई थी जिसमें क्लेम किया जा रहा था कि अनुष्का शर्मा दीपिका पादुकोण से उनके ब्रांड इंडोर्समेंट स्टील कर रहे हैं। आर्टिकल्स में तो यहाँ तक मेंशन किया गया था कि अनुष्का ने अपने प्राइजेस और फीस बहुत ही ज़्यादा स्लैश करके या फिर कम कर दिया था ताकि वो दीपिका के हाथों से ब्रांड्स को छीन सके। इतना ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली दीपिका को बाकी सभी टॉप एक्ट्रेसेस से सुपीरियर दिखाया जा रहा था और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि हर फिल्म की पहली चॉइस सिर्फ और सिर्फ दीपिका ही होती है और जब वो मना करती हैं तभी वो फिर किसी और एक्ट्रेस की झोली में जाकर गिरती हैं। अनुष्का शर्मा जो अपने ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के लिए जानी जाती है, उन्होंने एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया था और साफ कह दिया था कि उन्हें कोई नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। ये इनडायरेक्टली एक स्टैंप लगाया जा रहा था, लेकिन वो इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगी। अनुष्का के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे मैं आपको बताती हूँ। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीपिका एंड मी, नथिंग लिंक अस, वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, इन फैक्ट शी हैज डन मोर फिल्म्स, आई हैव बीन चूजी, आई हैव नॉट पिक्ड अप जस्ट एनी रोल दैट केम माय वे। अनुष्का ने उस एलिजेड ब्रांड स्टीलिंग के दावों को भी पूरी तरीके से डिनाई करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने प्राइस कभी कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है और ना ही कभी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास रोने के लिए ब्रांड्स की कमी नहीं है। उनके मैक्सिमम ब्रांड्स और उनके कॉन्ट्रैक्ट तीसरी बार उन्हें रिन्यू करवाना पड़ रहा है। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि द बेस्ट ब्रांड्स एंड द फिल्म मेकर्स वर्क विथ मी हैप्पीली एंड पे व्हाट आई डिमांड, बट दीज आर थिंग्स दैट यू डोंट फ्लॉन्ट। बात यहाँ नहीं रुकती। अनुष्का ने फर्स्ट चॉइस फॉर मूवीज वाले टैग पर सबसे करारा हमला किया था। उन्होंने कहा कि खुद को मीडिया में हमेशा इमेजिनरी फर्स्ट चॉइस की तरह फ्लैश करना, जबकि आप उस रेस में दूर दूर तक कहीं होते भी नहीं हो, वो बहुत ही टैकी और सस्ता टारगेट है। इसमें कोई डिग्निटी नहीं है। उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे मीडिया में चलाया गया कि अनुष्का अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट के लिए पहली चॉइस नहीं थी, वो दीपिका थी। जिसके बाद अनुराग कश्यप को खुद ट्विटर पे आगे क्लेरिफाई करना पड़ा था कि ये खबर झूठ है। अनुष्का ने दीपिका का नाम लिए बिना एक बड़ा खुलासा भी किया था कि कैसे दीपिका के एक दोस्त ने एक बड़ी न्यूज एजेंसी को कॉल करके ये चलवाया था कि ये जवानी है दीवानी में फिल्म दीपिका कर रही हैं, ना कि अनुष्का। अनुष्का ने एंड में ये भी कहा कि माय फ्रेंड्स डोंट कॉल, डू दे? I never pull anybody down. Stop playing games. Stop throwing garbage at me since I don't throw garbage at you. I'm in a damn good position myself. Nobody can take that away from me by deriding me. इस इंटरव्यू ने इंडस्ट्री की बाकी एक्ट्रेसेस के लिए भी रास्ता खोल दिया था जो इस साइलेंट पीआर वॉर से परेशान थे। अब बात करते हैं ऐश्वर्या राय और लॉरियल के एज शेमिंग ड्रामा की। ऐश्वर्या राय बच्चन के कैंप से भी दीपिका के पीआर के खिलाफ काफी आवाजें उठी थी। वैसे तो ऐश्वर्या राय का पीआर हमेशा बहुत ही माइल्ड, साइलेंट और नॉन कन्फ्रंटेंशियल रहता है। वो कभी भी किसी दूसरे एक्टर को टारगेट करने के लिए नेगेटिव आर्टिकल्स प्लांट नहीं करते हैं और ऐश्वर्या खुद अपनी एक अलग प्राइवेट दुनिया में रहती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब दीपिका की टीम की तरफ से डर्टी टैक्टिक्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऐश्वर्या की टीम को भी आगे खुलकर रिएक्ट करना पड़ गया था। मैटर तब शुरू हुआ जब दीपिका पादुकोण को एक इंटरनेशनल ब्रांड का फेस बनाने की कोशिश की जा रही थी और वो ब्रांड और कोई नहीं, लॉरियल था। इस एंडोर्समेंट को पाने के लिए दीपिका के पीआर ने एक बहुत ही रूथलेस नैरेटिव मीडिया में चलाना शुरू कर दिया था। मीडिया में कॉन्टिन्यूसली ऐसे आर्टिकल्स प्लांट किए गए कि जिसमें साफ साफ दावा किया जा रहा था कि दीपिका पादुकोण अब ऐश्वर्या राय को लॉरियल में रिप्लेस करने वाली हैं, क्योंकि ऐश्वर्या अब टू ओल्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा उम्र दराज हो चुकी है। किसी दूसरी और किसी सीनियर एक्ट्रेस को उनकी एज के लिए पब्लिकली टारगेट करना और उन्हें नीचे गिराना इंडस्ट्री के लोगों को बहुत ही अजीब लगने लगा था।
ऐश्वर्या राय की टीम ने इस गंदे टैक्टिक्स को पूरी तरह से एक्सपोज किया और बताया कि कैसे समवन जो रेफरिंग कर रहा था दीपिका के कैंप को, एक ऐसे इंडोर्समेंट को पाने के लिए पिछले कई सालों से इतनी डेस्परेशन दिखा रहा है कि जिसे पाने के लिए उन्हें एक दूसरी औरत को एज शेमिंग तक करने का काम करना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली जब दीपिका को बाद में लॉरेल मिला भी तो उन्होंने ऐश्वर्या को नहीं बल्कि कैटरीना कैफ को रिप्लेस किया था, और वो भी इसलिए बिकॉज कैटरीना अपना एक खुद का मेकअप ब्रांड लाइन में आना चाह रही थी, जिसके चलते उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन दीपिका के पीआर ने इसे पूरे सिनेरियो को ऐसे दिखाया कि जैसे उन्होंने सबको पीछे छोड़कर सब कुछ छीन लिया हो। लेकिन आज देखा जाए तो दीपिका एंड ऐश्वर्या की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखती है। अब ये कितना सही है कितना गलत वो आप डिसाइड करो। अब बात करते हैं सोनम कपूर का कॉफी विद करण एपिसोड और कांस का मिक्सअप। अगर हम बॉलीवुड गॉसिप और अनफिल्टर्ड ओपिनियंस की बात करें और सोनम कपूर का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोनम कपूर ने हमेशा से दीपिका को ओवर द टॉप पीआर टीम के बारे में खुलकर बताया है और बात भी करी है। एक बार सोनम कपूर कॉफी विद करण में आई थी, तब करण ने उनसे एक सवाल पूछा था कि इंडस्ट्री में कौन सी एक एक्ट्रेस है जो गुड गर्ल गॉन बैड कैटेगरी में फिट बैठती है। सोनम ने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत दीपिका पादुकोण का नाम ले लिया था। उन्होंने शो पर ओपनली कहा था कि दीपिका के पास एक बहुत ही अग्रेसिव और ओवर द टॉप पीआर टीम है जो हमेशा ओवर रैफ पर काम करती है। सोनम का मानना था कि उनके करियर के एक पॉइंट पर जब वो और दीपिका एक ही पीआर एजेंसी के साथ मैनेज्ड थे, तब उन्हें कॉन्टिन्यूसली फील होता था कि दीपिका की टीम उन्हें अंडरमाइन करने के लिए मीडिया में स्टोरीज प्लांट करती थी। वो स्टोरीज ऐसी होती थी कि जिसमें ये दिखाया जाता था कि सोनम कपूर को जितने भी फिल्म्स और ब्रांड इंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं वो सब एक्चुअली पहले दीपिका को ऑफर हुए थे और दीपिका के रिजेक्ट करने के बाद ही वो सोनम के पास आए हैं। ये एक पैटर्न बन चुका था जो हर एक्ट्रेस के साथ रिपीट किया जा रहा था। इसका सबसे बड़ा और कलेश भरा एग्जाम्पल देखने को मिला 2017 में, जब सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण दोनों ही कांस फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गए थे। सोनम कपूर साल 2010 से रेगुलर बेसिस पर कांस रेड कार्पेट का एक बड़ा हिस्सा रही हैं और उनका वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फैशन फुटप्रिंट है। लेकिन 2017 के फेस्टिवल के टाइम पर एक इंटरनेशनल फोटो एजेंसी ने गलती से सोनम की एक फोटो को दीपिका पादुकोण के नाम से टैग करके पब्लिश कर दिया था। हालांकि हजारों फोटोज के बीच में ये एक बहुत ही मामूली और सिंपल क्लरिकल एरर था, लेकिन सडन इंडियन इंटरनेट पर ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि ऐसे स्पेकुलेशन और मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी कि दीपिका के पीआर ने इस छोटी सी मिस्टेक को जानबूझ करके एम्पलीफाई किया ताकि वो सोनम को मीडिया में नीचे दिखा सके और ये जताए कि सोनम की अपनी कोई इंटरनेशनल आइडेंटिटी है ही नहीं, लोग उन्हें कोई और नहीं दीपिका समझ बैठे हैं। सोनम कपूर इस बात से इतनी ज्यादा आग बबूला हो गई थी कि उन्होंने तुरंत ट्विटर पर, यानी कि जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पे आकर के एक ट्वीट पोस्ट किया। सोनम ने लिखा, गाइस दिस इज कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, आई एम डाइंग टू नो whose PR fed this to you. One picture in a mile of thousands tagged right is an error, not a misidentification. Get your facts right, don't believe PR. सोनम का एक क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट डायरेक्टली दीपिका के पीआर टीम पर एक बड़ा थप्पड़ था। अब बात करते हैं कंगना रनावत की वन साइडेड फाइट और आलिया भट्ट का कलंक ड्रामा। अब बात करते हैं कंगना रनावत की, जिसके साथ दीपिका का पंगा बहुत ही सालों तक चला था। साल 2015 में जब कंगना अपनी फिल्म कट्टी बट्टी को प्रमोट कर रही थी, तब उन्होंने वेटरन जर्नलिस्ट राजीव मसान को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टली दीपिका पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में कुछ लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देना चाहिए। कंगना ने कहा, देयर नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क, प्रोबेबली व्हाट दे वांट टू अचीव बाय इंटरफेयरिंग इन माय लाइफ they will achieve when they concentrate on their work, their movies, their performances, but that's not happening, so they are definitely not getting what they want। इसके बाद जब दीपिका ने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि कंगना के साथ उनका जो फाइट या विवाद चल रहा है वो पूरी तरह से वन साइडेड है और उनके लिए इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तब कंगना ने मिस मालिनी के साथ एक दूसरे इंटरव्यू में इसका करारा जवाब दिया। कंगना ने कहा कि अगर दीपिका को लगता है कि ये फाइट इतनी रिलेवेंट और एक तरफा है तो वह पीछे से इतनी डेस्परेट कॉल्स क्यों कर रही हैं मीडिया में एक पैरेलल रियलिटी और फेक नैरेटिव पेंट करने के लिए। कंगना ने ताना मारने के लिए दीपिका ऊपर से तो ऐसे दिखावा करती हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस इनरेलेवेंट स्टफ में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। सो कुछ ऐसा ही पैटर्न ना साल 2019 में आलिया भट्ट के साथ भी देखने को मिला था। जब आलिया भट्ट की फिल्म कलंक अनाउंस हुई थी और थोड़ी ही चली तो सडन ही दीपिका के पीआर ने मीडिया में एक नया आर्टिकल ड्रॉप कर दिया जिसमें ये बड़ा दावा किया गया कि कलंक फिल्म के लिए एक्चुअली पहली चॉइस दीपिका पादुकोण थी और उन्होंने बहुत
अक्लमंदी दिखाई जो इस फ़िल्म को रिजेक्ट कर दिया। मतलब आप देख रहे हो माइंडसेट को, हर जगह कोई भी फ़िल्म अगर फ्लॉप होती है या फिर अलग ब्लॉकबस्टर हो जाती है, तो हमेशा एक ही न्यूज़ आती है कि दीपिका ने रिजेक्ट किया, दीपिका इसकी फर्स्ट चॉइस थी। एनीवेज़ बैक टू द टॉपिक। इतना ही नहीं, ट्विटर पर दीपिका के पेड फैन क्लब्स ने अचानक से एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन शुरू कर दिया। उन्होंने आलिया भट्ट की ट्रेडिशनल एथनिक कपड़ों वाली फोटोज को दीपिका की पुरानी फोटोज के साथ मर्ज करके साइड बाय साइड पोस्ट करना शुरू कर दिया और उनका कैप्शन लिखा, क्वीन दीपिका इंस्पायर्स आलिया भट्ट एज शी रिक्रिएट्स हर पोज। इस चीज ने साफ दिखाया कि साल 2012 में जो गंदी गेम अनुष्का के साथ शुरू हुई थी, वो 2019 तक आते आते आलिया भट्ट के साथ भी बिल्कुल नहीं बदली थी। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब चीजें दीपिका खुद करवाती है या फिर उनकी पीआर एजेंसी उनको बिना बताए ये सब करती है ताकि वो उन्हें टॉप पर रख सके। इसका जवाब हमें खुद दीपिका के पीआर एजेंसी के फाउंडर के इंटरव्यू से मिलता है। दीपिका पादुकोण की पीआर मैनेजमेंट को इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और पावरफुल एजेंसी हैंडल करती है जिसका नाम है स्पाइस। ये एजेंसी आमिर खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे मेगा सुपरस्टार्स को भी मैनेज करती है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी एक्टर का पीआर इतना अग्रेसिव और दूसरों को टारगेट करने वाला नहीं लगता जितना दीपिका का लगता है। स्पाइस के फाउंडर प्रभात चौधरी ने एक इंटरव्यू में इस पूरे प्रोसेस पर से पर्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि सो वी एक्चुअली जैम एंड देन डिसीजन आर टेकन, वी डोंट टेक कॉल्स, इट्स ऑलवेज सजेशंस व्हिच ईदर गेट्स एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। प्रभात के इस स्टेटमेंट से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पीआर एजेंसी कभी भी अपनी मर्जी से फाइनल कॉल आउट नहीं करती है। फाइनल डिसीजन हमेशा और हमेशा उस सेलिब्रिटी का अपना ही होता है। तो ये कहना कि दीपिका को तो पता ही नहीं होता कि ये सब उनकी टीम करती है, वो टोटली गलत है। प्रभात चौधरी ने दीपिका को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया था और वो वर्ड था मेटिकुलस, यानी हर एक छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देने वाली। उन्होंने बताया कि शी इज वेरी शार्प लिसनर, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन। इफ यू हैव कमिटेड अ मेंटल मिस्टेक और you are being lazy, she will be the first one to find out. Like if you send a sample note to her, she will ask you, have you gone through it? And if you have not, you cannot afford to say yes because she will catch you because she will go through it 3 times. अब खुद सोचो, जो एक्ट्रेस अपनी पीआर टीम के भेजे गए इस छोटे से नोट को 3-3 बार पढ़ती है और हर बारीकी पर ध्यान देती है, क्या उन्हें ये नहीं पता होगा कि उनकी टीम मीडिया में बाकी एक्ट्रेस के खिलाफ क्या गंदे आर्टिकल्स प्लांट कर रहे हैं। इससे ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि नथिंग इज डन विदाउट हर अप्रूवल और उनका टीम जो कुछ भी पीछे से करता है उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद दीपिका पादुकोण की होती है। सो दीपिका का ये अग्रेसिव मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि जब उन्होंने हॉलीवुड में एंट्री मारने की कोशिश करी थी तब भी ये सर्कल चालू रहा था। प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट जिन्होंने हॉलीवुड में टीवी शो से लेकर मूवीज तक एक सॉलिड लॉन्ग टर्म बेस बनाया था, दीपिका ने सिर्फ एक मूवी का रास्ता चुना था, ट्रिपल एक्स। इसका मतलब ये था कि जब तक फिल्म का प्रमोशन चल रहा था तब तक उन्हें विजिबिलिटी मिली, लेकिन फिल्म के खत्म होते उनका मोमेंटम टूट गया था क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल ठंडी रही थी और उनके ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स के साथ अननोटिस निकल गई। लेकिन जो चीज अननोटिस नहीं रह गई वो थी प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ सटल मर्ड स्लिंगिंग और उन्हें मीडिया में कम दिखाने की कोशिश। दीपिका के पीआर ने कॉन्टिन्यूसली उनकी और विन डीजल के बीच एक एलिजेड फेक रोमांस के रूमर्स को प्रमोट किया ताकि मूवीज के लिए हाइप क्रिएट किया जा सके। जब दीपिका यूएस के मशहूर द एलन शो पर गई थी तब एलन ने उनसे विन डीजल के बारे में पूछा था। ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं था, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका की टीम ने ही एलन के शो के राइटर्स को ये रोमांस वाला सवाल एडवांस में फीड करने के लिए दिया था। लेकिन लाइव ऑडियंस के सामने ये इंटरव्यू का एक बड़ा डिजास्टर बन गया था। उनका इंटरव्यू बहुत ही जीरो जा रहा था। एक पॉइंट पर तो वो बात करते करते बीच में ही रुक जाती थी, जैसे वो अपना पूरा रटा रटाया स्क्रिप्ट ही भूल गई हों और जिसके लिए उन्होंने प्रिपेयर किया था वो चीज वो नहीं एक्ट कर पा रहे हों। उन्होंने शो पर विन डीजल को लेकर कहा कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यू विल हैव टू आस्क विन अबाउट इट। ये सब तब हो रहा था जब दोनों ही एक्टर्स ऑलरेडी दूसरे लोगों के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे, जो देखने में बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और चीप लगा हाइप क्रिएट करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।